स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे जीओसी। जीओसी का आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है ठीक है। तो आज का टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो होता है ना वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है अपने पास टेम्परेरी इफेक्ट। क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट में फर्क क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट जो होता है वो हमेशा लगता है, ऑलवेज ऑपरेट्स, ऑलवेज ऑपरेट्स, ये हमेशा लगेगा। ठीक है ठीक है। जबकि जो टेम्परेरी इफेक्ट्स होंगे वो ऑपरेट्स ऑन रिएक्शन टाइम। जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के समय ही टेम्परेरी इफेक्ट लगते हैं, जबकि परमानेंट इफेक्ट रिएक्शन हो या ना हो उस समय भी लगते हैं। ठीक है ठीक है। अब परमानेंट इफेक्ट की एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम आई इफेक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई इफेक्ट। दूसरा होता है अपने पास मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एम इफेक्ट। और तीसरा होता है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? एच इफेक्ट। क्या बोलेंगे? एच इफेक्ट। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेरी इफेक्ट, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं? जो हमेशा लगते हैं, ऑलवेज ऑपरेट्स। जबकि टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के टाइम लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट तीन तरह के पढ़ने अपने पास सिलेबस में। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको हम आई इफेक्ट बोलेंगे, इसको एम इफेक्ट बोलेंगे, इसको एच इफेक्ट बोलेंगे। और टेम्परेरी इफेक्ट का एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ठीक है। तो अब इनका स्टडी हम डिटेल में करेंगे। ठीक है ठीक है। उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? नोट कर लिया? आइए बता दो, मिटा देते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं अपने पास क्या? इंडक्टिव इफेक्ट से चालू करें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या रहेगा आपका? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जरा इस पे चर्चा करते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? आई इफेक्ट। अगर इसको समझते हैं क्या इफेक्ट होता क्या है ना, बिल्कुल ध्यान दो। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या अपने पास? जैसे मान लो एग्जांपल समझते हैं। अपने पता है CH3, CH2 और CH3। मैं पूछूं आपसे ये जो कंपाउंड है वो पोलर है कि नॉन पोलर है? तो देख सकते हो ये कैसा है? नॉन पोलर है ना। क्या है? नॉन पोलर। लेकिन अगर मैं इसी की जगह ये लूं CH3, CH2 और यहाँ पे लगा दिया CH2 और यहाँ लगा दिया Cl। क्या लगा दिया? Cl। ध्यान देना, CH2 और ये CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने Cl। तब ये कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है? अब ये क्या हो गया? पोलर। क्या हो गया? पोलर। क्या हो गया? पोलर। क्यों पोलर हुआ? क्योंकि देख सकते हो यहाँ कार्बन है और यहाँ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन में अगर En की बात करूं, En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन का En ज्यादा होता है कार्बन से। अगर क्लोरीन का En ज्यादा होता है कार्बन से, इसका मतलब क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को इधर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, क्लोरीन पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है। फिर अब ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस होने लग जाएगा, तो इस पे भी क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। इस पे भी क्या आने लग जाएगा? डेल पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या? क्लोरीन की वजह से
क्लोरीन की वजह से हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होता, क्या होता है, पार्शियली। तो डेफिनेशन क्या निकलेगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, of sigma electrons due to difference in electronegativity, due to difference in electronegativity, is called क्या, इसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, ये जो सिग्मा बॉन्डेड था ना, इसके इलेक्ट्रॉन, इसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा इसको देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडक्टिव इफेक्ट के क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक ऐसा इफेक्ट होता है परमानेंट की टेम्परेरी, तो ये परमानेंट होता है, ये हमेशा लगता है, ये जरूरी नहीं कि रिएक्शन के दौरान लगे, रिएक्शन हो या ना हो उस पर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा लगता है। तो इट इज परमानेंट डिफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है ये, परमानेंट इफेक्ट है, कैसा है, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओनली, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन एटम is taken as reference atom, reference, ठीक है, हाइड्रोजन एटम is taken as reference and its inductive effect is taken जीरो। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कितने लेके चलते हैं हम लोग, जीरो। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितने लेके चलते हैं, जीरो, उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। चौथा पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, किस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी, इसका इफेक्ट क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। जैसे मान लो, क्योंकि क्लोरीन है, इस कार्बन के सबसे ज्यादा करीब है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर ज्यादा पॉजिटिव आएगा। अब क्या करेगा, ये कार्बन इसके थोड़े इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाएगा, थोड़ा कम खींचेगा, फिर ये और कम खींचेगा। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूरियां बढ़ रही है, ये इफेक्ट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इसलिए बोला मैंने कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो इसमें, पांचवा पॉइंट लिख सकते हो, इफ द डिक्रीज इन डिस्टेंस, द डिक्रीज आफ्टर 3 कार्बन। देखो एक चीज और बता देता हूँ, 3 कार्बन के बाद, 3 कार्बन ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा होता है कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, ठीक है। तो लिख सकते हो, इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस एंड इट्स इफेक्ट is up to 3 कार्बन एटम। ठीक है, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, और 3 कार्बन के बाद ये नलीफाई हो जाता है, क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने डिस्कस किया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या था बस, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा, इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, हमने हाइड्रोजन एटम को क्या मान के चलते हैं? रेफरेंस, और उसकी इंडक्टिव इफेक्ट कितनी होती है? 0। चौथा पॉइंट, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पांचवा, इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस एंड इट इफेक्ट इज अप टू 3 कार्बन एटम। डिस्टेंस के साथ ये धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, और 3 कार्बन के बाद लगभग इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। बात समझ में आई? नोट करिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन होता है? प्लस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। जैसे मान लो अपने पास ये है CH3 CH2, और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसको दे रहा है। उसी तरह अगर अपने पास जैसे मान लो कंपाउंड है, और यहाँ पे एक आपने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इनसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। और ये क्या है? ED लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर जो ग्रुप लगाया आपने, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात, अगली बात क्या है अपने पास कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना? तो ये आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट का सीरीज। माइनस आई इफेक्ट का सीरीज, ये एक सीरीज होता है, एक ऑर्डर होता है जो आपको याद करना है। क्या होता है? ना फरहान NF। ठीक है, कैसे भी सीरीज याद कर लेना आप। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख। ठीक है, ना हिमांशी, और ये अपने पास हो जाएगा ना हिमांशी, फिर नहीं NO2, फिर नहीं के बाद आ जाएगा SO3H, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, और फिर आ जाएगा अपने पास क्या? एसिड। क्या आ जाएगा? एसिड, COOH। ठीक है, आया समझ में? आया। फिर आ जाएगा, फिर कल बाहर आएगी। क्या आएगा? फिर कल बाहर आएगी। किसकी आएगी? OR OH की। OR और OH की। ठीक है। फिर बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH करेंगे। बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर अमाइन। क्या? अमाइन, फिर फिनाइल। क्या होता है? ये बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दो तो पीएच लिखते हैं फिनाइल को। ठीक है। फिर अल्कीन और फिर हाइड्रोजन। तो ये वो ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कैसे याद करोगे? ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमांशी, नहीं सल्फोनिक, साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड, फिर कल बाहर आएगी OR OH की। फिर कल बाहर आएगी OR OH की, अल्काइन, अमाइन, फिनाइल, अल्कीन, हाइड्रोजन। ठीक है। ये वो सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। अगर ये आपको ऑर्डर याद नहीं हुआ तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना? तो इस ऑर्डर के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये क्या करेंगे? अगर इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, इसको अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या करेंगे? इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। मतलब ये सारे कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है।
एक बार फिर से बताता हूँ, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमांशी, नहीं सल्फोनिक, साइनाइड, एल्डिहाइड और एसिड, फिर कल बाहर आएगी ओ आर, ओ एच, अल्काइन, अमाइन, फिनाइल, अल्कीन और हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपको दूसरे तरीके से याद हो, कोई भी तरीका कैसे भी लगाओ, पर आपको एट द एंड आपको याद होना चाहिए ये सीरीज। अगर ये सीरीज आपको याद होगी तो आगे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, नहीं तो आगे आपको परेशानी होगी। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं लिखता हूँ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, किसका? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे इसका ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, ये तो फिनाइल था, समझा जाता हूँ। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, बॉन्ड CH2 माइनस, फिर बॉन्ड NH2 माइनस, फिर बॉन्ड O माइनस, फिर बॉन्ड C डबल O, बॉन्ड O माइनस, फिर 3 डिग्री कार्बन CH3 CH3 CH3, फिर आ गया 2 डिग्री कार्बन CH3 CH3, फिर आ गया 1 डिग्री कार्बन CH3 और ये CH3, फिर सिंगल कार्बन। ठीक है, ये आ गया CH2 और फिर ये आ गया अपने पास Ct3, फिर CD3 और फिर CH3, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। तो ट्राइटियम का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्राइटियम का। कोई दिक्कत नहीं। तो ये है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे। बात समझ में आई? तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, और माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले। फिर अगला सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये पूरा आपके सामने सीरीज रखा हुआ है। क्या लिखा है, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमांशी, नहीं सल्फोनिक, साइनाइड, एल्डिहाइड और एसिड, फिर कल बाहर आएगी ओ आर, ओ एच, अल्काइन, अमाइन, फिनाइल, अल्कीन, हाइड्रोजन। अब प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, बॉन्ड CH2 NH2 माइनस, O माइनस, C डबल O माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, फिर Ct3 CD3 और फिर CH3। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आगे बात करते हैं इस पे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन होता है, बता दो, बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के ऊपर। आइए, नेक्स्ट आता है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं? ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होती है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होती है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन के केस में जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब जरा हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला सवाल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है ना, सबसे पहला सवाल।
जिसे मान लीजिए आपको सामने दे दिया CH3 और ये CH3 प्लस, और ये दे दिया CH3 और ये प्लस H और ये CH3। ठीक है, ठीक है, और ये दे दिया आपको CH3 और ये CH2 प्लस। बताना है कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देख सकते हो ये सब कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बन में प्लस आता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। कार्बोकेटाइन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 जो होता है वो प्लस आई दिखाता है कि माइनस आई, प्लस आई। तो इसमें कितने प्लस आई है, 3, जबकि इसमें कितने प्लस आई है, 2, जबकि इसमें कितने प्लस आई है, 1। तो जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर बी की, फिर सी की। या चाहो तो आप इसको डिग्री से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है और इससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री हो गया। ये कार्बोकेटाइन है, इससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री हो गया। ये कार्बोकेटाइन है, इससे डायरेक्ट 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी, फिर 2 डिग्री की स्टेबिलिटी और फिर 1 डिग्री की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो उसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो इसके बेस पे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में भाई, आया। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए इसी सवाल में अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये CH3 और ये CH3 माइनस। ठीक है, और ये दे दिया CH पे माइनस और ये दे दिया मैंने CH3, और ये दे दिया मैंने आपको CH3 और ये CH2 पे माइनस। बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो ये बताओ सबसे पहले कार्बोकेटाइन है, कार्बन आयन है, ये कार्बो एनायन है, क्या है, कार्बो एनायन है, क्या है, कार्बो एनायन। तो यहाँ लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देख रहे हो तो माइनस आई इफेक्ट, जिस केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उसके वो कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट है ना। तो कार्बन एनायन के साथ ये जो जुड़े हैं वो प्लस आई दिखाते हैं कि माइनस आई, प्लस आई। ये कैसे दिखाता है, प्लस आई, ये कैसा है, प्लस आई। तो जिसका प्लस आई सबसे कम वो कार्बो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे कम प्लस आई किसमें है, अगर इसको मैं ए बोलूं, बी बोलूं, सी, तो सबसे कम प्लस आई किसमें, सी में, मतलब इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी फिर बी की और फिर ए की। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस केस में हम किसकी स्टेबिलिटी देखना था, कार्बो एनायन की, जब किसमें देखना था कार्बोकेटाइन की। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। नोट करिए, और भी सवाल लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। तो यहाँ से एक चीज सीखना कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी हो या फ्री रेडिकल की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। नोट करिए, और भी सवाल करते हैं इस पे। कर लिया, कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो सब में क्या है, कार्बो एनायन, क्या है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट वाला, ये भी कैसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला, और ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट। जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, इन दोनों माइनस आई ज्यादा किसका होता है, इसका, है ना। तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर बी, और लास्ट में कौन आ जाएगा, सी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसकी वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ए, क्योंकि उसका माइनस आई ज्यादा, फिर इसका होता है लास्ट में कौन आ जाएगा, सी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ये भी देख सकते हो क्या है, कार्बन आयन, इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये फ्लोरीन कैसा होता है, माइनस आई, क्लोरीन कैसा होता है, माइनस आई, ब्रोमीन कैसा होता है, माइनस आई। अब इन ये तीनों माइनस आई वाले हैं। अब तीनों अगर माइनस आई वाले हैं तो ज्यादा कौन माइनस दिखाता है, माइनस आई ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। तो अब फिर आयोडीन भी है कि फिर आयोडीन का, है ना। तो ए, फिर बी, फिर सी और ये डी। बात समझ में आई। नेक्स्ट ये देख सकते हो अपने पास
इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ये सब कैसा है, कार्बन आयन है ना। और ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या दिखाता है, माइनस आई, इसमें भी माइनस आई, तीनों के बीच में सेम है। तो देखो तो यहाँ पे कौन सा फंडा काम करेगा, डिस्टेंस वाला, है ना। याद करो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। तो आई इफेक्ट क्या बोलता हूँ, आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो आई इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस घटेगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज से बहुत दूर है, जबकि ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज से थोड़ा करीब है, और ये क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज के बहुत ज्यादा करीब है। तो अगर मैं आई इफेक्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का, फिर बी का, फिर ए का, है ना। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, ये नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे हो, सेम एटम, चेक हाइब्रिडाइजेशन, चेक क्या करो, हाइब्रिडेशन का निकालने का तरीका बताया था। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर, है ना। तो देख सकते हो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो, तो एक एक दो तीन, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आया तो लोन पेयर मानेंगे, तो एक लोन पेयर होगा, और डबल ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो टोटल एक सिग्मा एक लोन पेयर, दो हो गया। तो दो के केस में क्या हो जाएगा, sp, ठीक है। इस कार्बन का एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो तीन, तीन के लिए sp2, इसके लिए चार, तो चार के लिए sp3। बात समझ में आई। और आपको पता है इसकी नेगेटिव चार्ज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसके कम, और फिर इलेक्ट्रॉन ईएन का ऑर्डर, क्या होता है, sp का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2 का, और फिर sp3 का। क्यों, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। इसमें s करेक्टर की परसेंटेज ज्यादा है, इसमें कितना है s करेक्टर, 50% है ना। इसमें कितना होगा, s कितना, a होगा 333%, और इसमें कितना है 25%, है। तो नेगेटिव चार्ज वहां स्टेबल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा, ठीक है। हाइब्रिडेशन चेक कभी तभी करेंगे जब नेगेटिव चार्ज क्या हो, सेम एटम पे हो। यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था, तो हमने क्या चेक किया, हाइब्रिडेशन से मैंने उनका हाइब्रिडेशन निकाला। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल दे सकते हो, ये क्या है, कार्बोकेटायन, क्या है, कार्बोकेटायन Ct3 और ये CH3, ये क्या शो करते हैं, प्लस आई कि माइनस आई, बताओ। ये प्लस आई वाले हैं कि माइनस आई वाले हैं तो ये प्लस आई, ये भी क्या दिखाता है, प्लस आई, और ये प्लस आई। ये कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, है ना, बिल्कुल सही। तो प्लस आई वाले सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होता है, Ct3, फिर Cd3, फिर CH3, तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। ये देखो फ्री रेडिकल कौन है, ये डॉट का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो देख सकते हो ये कार्बन है, कार्बन क्या दिखाता है, प्लस आई। तो दो कार्बन है, इसको ये कार्बन प्लस आई, इसको सिर्फ एक कार्बन, सबसे ज्यादा इसको ए बी सी, तो सबसे ज्यादा किसको, बी, क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए तीन कार्बन है ना। प्लस आई, इसमें प्लस आई ज्यादा है, फिर इसमें है ए में, और फिर इसमें है सी में, तो बी ए सी। क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। नेक्स्ट ध्यान दो यहाँ पे ये क्या है, कार्बन आयन। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। Cl3 लेना है, तीन क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा दिखाता है, माइनस आई, है ना, माइनस आई। तो देख सकते हो ये क्या दिखाएगा, माइनस आई, क्योंकि इसमें तीन क्लोरीन है, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। फिर इसमें दो है, इसमें एक है, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। फिर सी का, तो ये है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, ठीक है भाई, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, फाइंड करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। ये सारे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बताना है। ठीक है ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस को करने क्या करेंगे हम लोग, डीएनपी रूल लगाते हैं। डीएनपी रूल, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस सेम हो तो फिर देखते हैं नंबर, और नंबर सेम हो तो फिर देखते हैं पावर। जैसे सबसे पहला सवाल देखो, ये क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, है ना। ये प्लस आई के माइनस आई, ये प्लस आई के माइनस आई। लेकिन यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस का, एक कार्बन आयन एक कार्बन के बाद ये लगा हुआ है, यहाँ 2 कार्बन के बाद लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पे 2 लगा है। तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट देखेंगे, डिस्टेंस। ये क्लोरीन इस कार्बन आयन के करीब है, जबकि ये क्लोरीन इस कार्बन आयन से दूर है। इसके कंपैरिजन में ये क्लोरीन इस कार्बन आयन से दूर है। तो सबसे पहले फंडा देखते हैं क्या, वो है डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, नंबर नहीं देखना। अब ये मत सोचना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसका ज्यादा होगा, नहीं, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, इसका माइनस इफेक्ट इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। सबसे पहले फंडा कौन सा लगाते हैं, डिस्टेंस वाला। ठीक है ठीक है, तो ए का ज्यादा होगा बी से। ठीक है ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे कार्बन आयन एक के बाद यहाँ आ गया, फिर 2 के बाद यहाँ फ्लोरीन, ये माइनस आई, ये भी क्या दिखाता है, माइनस आई। ये दोनों कार्बन आयन है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होता है। ये दोनों माइनस आई है, लेकिन डिस्टेंस का फर्क है, ये इसके करीब है जबकि ये फ्लोरीन इससे दूर है ना। अगर ऑर्डर देखोगे तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है, लेकिन ये क्लोज में है और ये इससे दूर है ना। तो सबसे पहले फंडा किसमें लगाते हैं, डिस्टेंस का। तो ए का ज्यादा होगा किससे, बी से। बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास कार्बन में। अब ये दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया, और ये कैसे दिखाते हैं, माइनस आई, और क्या दिखाता है, माइनस आई, है ना। कार्बन आयन माइनस माइनस आई, और डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। डिस्टेंस के बाद क्या देखते हैं, नंबर। कितने नंबर इसका, 2। यहाँ नंबर कितना है, सिर्फ 1। हालांकि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है क्लोरीन का, लेकिन यहाँ क्लोरीन का नंबर क्या है, सेम। नंबर कब देखना है, डिस्टेंस सेम हो जाए फिर क्या देखोगे, नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी की, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको याद करनी है, रिमेंबर करना है। सबसे पहली बात, नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम देन चेक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेक करोगे। दूसरा, नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम्स ऑफ वन ग्रुप। जब नेगेटिव चार्ज आए और डिफरेंट एटम पे आए और वो एटम सेम ग्रुप के हो, देन चेक लार्ज साइज। क्या चेक करना, लार्ज साइज। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले समय में बहुत काम आएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है और ये डिफरेंट एटम पे हैं और वो डिफरेंट एटम सेम ग्रुप पे हैं तो क्या चेक करना है, लार्ज साइज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम ऑफ सेम पीरियड। नेगेटिव चार्ज हो, डिफरेंट एटम पे हो और वो एटम सेम पीरियड के हो तो उस समय क्या चेक करते हैं, मोर ईएन। क्या चेक करते हैं, मोर ईएन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे सवाल देखो, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है ना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन सर्टेन एटम चेक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई, ये क्या होता है, प्लस आई। तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, वो स्टेबल होगा। तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की। अगला सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आने वाले समय में बहुत यूज होगा आगे भी। एफ पे माइनस, सी पे माइनस, बी पे माइनस, आई पे माइनस, बताना है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एटम पे आ रहे हैं, है ना। नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम ऑफ सेम ग्रुप, और आपको पता है सेम ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज्यादा 17 ग्रुप में आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज हो, डिफरेंट एटम पे आ रहे हो, क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं, तो क्या चेक करेंगे, साइज। क्या चेक करेंगे, साइज। इन दोनों में साइज ज्यादा किसका, इन सब में सबसे ज्यादा साइज क्या होता है, याद करो, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां पे स्टेबल होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा। तो डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए।
बात समझ में आई? तो कभी भी नेगेटिव चार्ज आए, डिफरेंट एटम पे आए और वो सेम ग्रुप के हों, क्या हो, सेम ग्रुप के हों, तो आप क्या चेक करोगे, साइज। जिसका साइज ज्यादा होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अगला सवाल देखो, ये देखो क्या चेक किया, यहाँ पे साइज आपने चेक किया, क्या चेक किया, साइज। यहाँ देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सब पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये कौन से पीरियड में आते हैं, किसमें आते हैं, पीरियड में। कभी भी पीरियड वाला केस आ जाए, नेगेटिव चार्ज हो, डिफरेंट एटम पे हो और वो एटम सेम पीरियड में आए, तो क्या चेक करेंगे, मोर ईएन। जिसका ईएन ज्यादा होगा वो ज्यादा, वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बताओ इसके पीरियड के हैं और सबसे ज्यादा ईएन किसका होता है, याद करो फ्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो डी, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन, है ना। तो डी सी बी ए, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चौथा सवाल देखो, नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना। तो ये बताओ कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में देखो, पहले इन तीनों में देखो नेगेटिव चार्ज तो है, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है। अब ये डिफरेंट एटम पे आ रहा है, डिफरेंट एटम पे आ रहा है, और ये तीनों एटम सेम ग्रुप के हैं, ये सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड के हैं। तो जब भी सेम पीरियड के होंगे, सेम पीरियड के होंगे तो क्या चेक करेंगे, ईएन। अगर ईएन के चेक करेंगे तो ईएन चेक करेंगे तो एफ माइनस क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा क्या, जैसे इस केस में क्या चेक किया, ईएन। अब इस केस में क्या चेक करेंगे, ध्यान दो, इस वाले केस में क्या चेक करेंगे, इस केस चेक करेंगे हम साइज। जिसका साइज ज्यादा होगा वो क्या करेंगे, ये देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, अब फिर क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप में आते हैं। अगर फ्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप में आते हैं तो क्लोरीन सेम ग्रुप में आ जाए तो चेक करेंगे क्या, साइज। क्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा होता है, अगर साइज सबसे ज्यादा होता है इसका मतलब उसका वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले डी आ गया। अब इस तीनों में बात करें तो इस तीनों में कैसे कंपेयर करोगे, ये तीनों सेम पीरियड के हैं और सेम पीरियड के होते हैं तो ईएन चेक करते हैं, और फ्लोरीन का ईएन ज्यादा होता है तो फिर सी, फिर नाइट्रोजन का होता है तो फिर बी और फिर ए। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चेक किया साइज, यहाँ पे ईएन चेक किया, यहाँ पे क्या चेक किया, साइज चेक किया। यहाँ बताओ ये दोनों किसके हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेम ग्रुप के हैं कि सेम पीरियड के हैं, नेगेटिव चार्ज है, डिफरेंट एटम पे हैं और ये दोनों सेम ग्रुप के हैं। और सेम ग्रुप के होंगे तो क्या चेक करेंगे, साइज। ऑक्सीजन और सल्फर में बड़ा कौन होता है, सल्फर बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। तो कभी भी नेगेटिव चार्ज हो, डिफरेंट एटम पे आए और वो एटम सेम ग्रुप के हो तो लार्ज साइज चेक करेंगे। कभी भी नेगेटिव चार्ज, डिफरेंट एटम हो और वो सेम पीरियड के होंगे तो मोर ईएन चेक करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।